नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। देखिए, ये एक प्रकार की सीरीज चल रही है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बता रहा हूं कि पिछले टाइमों में, पिछले समय में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैं कर रहा हूँ। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आते थे, अब एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस वीडियो में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, हर कोई टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पूरा देखना। हाँ, इतनी गारंटी है कि अगर अभी तक आप इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़े हैं तो भी आपको चीजें समझ में आएंगी, और पढ़ रखे हैं तो जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे सकते हैं। बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, चंगेज खान के बचपन का नाम क्या था? चंगेज खान जो था, जो मंगोलों का एक महान नायक था, उसके बचपन का क्या नाम था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अगर आपको आते हैं तो बताइए, नहीं आते तो मैं आपको बता दूं, चंगेज खान के बचपन का नाम था तैमुजीन। और बार बार एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, यानी कि वो किन चीजों पर ज्यादातर निर्भर रहा करते थे? तो लिखा है कृषि, पशुपालन एवं शिकारी संग्राहक, ज्योतिषी और शिल्पकारी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, यानी कि पशुपालन एवं शिकारी संग्राहक। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, बर्बर एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है गैर यूनानी। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बर्बर। ठीक है, इसके साथ साथ चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राज्य की सुंदरता को वृद्धि के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, सी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में किलेबंदी के लिए, डी ऑप्शन है यायावर कबीलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आंसर सही होगा वो है आंसर नंबर डी, यानी कि यायावर कबीलों के आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया था। ठीक है, और ये चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चंगेज खान ने 4 पुत्रों के अधीन उनकी जो सेना उसने सौंपी थी उसको क्या कहा जाता था? ठीक है, उसने जो सेना सौंप रखी थी उसको क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था न्यूआन। ठीक है, न्यूआन, ये याद रखिएगा। न्यूआन, जो चंगेज खान ने अपने 4 पुत्रों को जो सेना दे रखी थी, उसकी जो सबसे बड़ी टुकड़ी थी उसको न्यूआन कहा जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ यास, हरकारा और कुक्कुर, ये भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ यहाँ पे। यास एक प्रकार की विधि संहिता थी जो कि चंगेज खान ने अपने कबीलों में इस चीज को लागू किया था। हरकारा पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जिसके द्वारा सूचनाओं को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता था। और कुबकुर बेसिकली, जब हरकारा पद्धति में जो सूचना थी, सूचनाओं को घोड़ों के द्वारा भेजा जाता था। तो घोड़े के लिए लोगों को ये कहा गया था, जो कबीले थे उनको ये कहा गया था, तो आप अपने जानवर जो हैं, मतलब घोड़े हैं, उनका 10वां% जो है आप मुझे दोगे। यानी कि अगर मान लो कि आपके पास 50 घोड़े हैं तो आप 5 घोड़ा दोगे हरकारा पद्धति के लिए। उसी को कुबकुर कहा गया था, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त थी? दार्शनिक के रूप में, बर्बर शासक के रूप में, यायावर सम्राट के रूप में, या फिर महान राष्ट्रनायक के रूप में? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मंगोल कबीले के सरदारों की सभी कुरलताई ने चंगेज खान को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो यहाँ पे समुद्र खान की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, यानी कि मंगोल कबीले जो थे, और जो कुरलताई की जो सभा लगती थी उसमें चंगेज खान को समुद्र खान की उपाधि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जो छोटे क्वेश्चन थे, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन थे, ये अपना हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चनों की। बड़े क्वेश्चनों की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसका अगर आपको नोट्स लेना है तो आप हमारे वेबसाइट पर संपर्क कीजिए www.vikasstudypoint.com, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने फ्री रखा है, बशर्ते बात यह है कि अगर आपको नोट्स लेना है, जो चैप्टर वाइज नोट्स सारी चीजें मिलती हैं, चाहे आपको पोल साइंस को, चाहे हिस्ट्री, चाहे इंग्लिश, चाहे किसी भी चीज का अगर आपको लेना है,
तो उसके लिए भी मैंने लिंक दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से इजीली ले सकते हो। हर एक नोट्स बहुत ही कम प्राइस में आपको दिया गया है, बहुत ही कम प्राइस में, ताकि इजीली बच्चे इस चीज़ को डाउनलोड कर पाएँ, ठीक है। और साथ ही साथ इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो और ईजी आपको हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही आप ये समझ सकते हो एक नोट्स का जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ 49 रुपीज़ अभी तक के लिए, लेकिन ये समझ जाना कि जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो इसका जो रेट है वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी आप सबके लिए इजी किया गया है, ताकि देखियो नोट्स बनाने में हमें मेहनत लगती है, सारा चीज़ हम तैयार करते हैं आप सबके लिए, तो जाहिर सी बात है 49 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप समझ सकते हो कि मोमोज की एक जो प्लेट आती है वो 60 रुपए की आती है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप सब इस चीज़ का बेनिफिट जरूर उठाइए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से का जो नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विकास स्टडी पॉइंट के वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं बड़े क्वेश्चनों की। बड़े क्वेश्चन जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन और उससे बड़े क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है चंगेज खान को किस उपाधि के साथ मंगोलों का महान नायक घोषित किया गया था? कौन सी उपाधि के साथ? तो अभी आपको मैंने बताया समुद्र खान, या फिर आप कह सकते हो सार्वभौमिक शासक की उपाधि के साथ इसको महान नायक के रूप में वो किया गया था। लेकिन किया कब गया था? 1206 ईस्वी में किया गया था। कुरिलताई की जो सभा थी, कुरिलताई की सभा का मतलब होता है मंगोलों के सरदारों की एक प्रकार की सभा थी, उसमें इस चीज को, ठीक है। और 1206 में इन्होंने क्या किया था? अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित किया था। और शत्रु कौन थे? एक का नाम था जमुका, ठीक है, और जमुका, और एक नुमेन करके नाम था, उन दोनों को पराजित किया था। और इस तरीके से चंगेज खान समुद्र खान की उपाधि प्राप्त किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मध्य एशिया के यायावरों को चीन क्यों जाना पड़ता था? यानी कि मध्य एशिया के जो यायावर थे उनको बार बार चीन क्यों जाना पड़ता था? उनको चीन इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि संसाधनों की कमी थी, स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी थी, क्योंकि वहां पे खेती बाड़ी के लिए उतना चीज नहीं था। हाँ, लेकिन पशुपालन अच्छा हो पाता था। लेकिन इसके बावजूद जब वहां पे संसाधनों की कमी थी तो इन्होंने व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए चीन में जाना प्रारंभ कर दिया। चीनी लोगों को यह शिकार किए गए घोड़े देते थे, फर देते थे। फर समझते हो क्या होता है? फर, फर मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देखते हो जानवरों का जो खाल होता है जिसमें बाल लगा हुआ होता है, तो बाल समेत जो खाल होता है उसी को हम फर कहते हैं, ठीक है। जैसे भेड़ हो गई, भेड़ों के ऊपर बाल भी होता है और जाहिर सी बात है चमड़े का चीज भी बना देते हैं, तो इस तरीके से जो उसी को हम फर कहते थे, ठीक है। तो ये पशुओं के पशु देते थे, घोड़े देते थे, फर देते थे, और बदले में कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण वहां से मंगाया करते थे। समझ में आ गई बात? आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है यायावर लोग मूलतः कौन थे? तो देखिए यायावर शब्द अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से विरोधात्मक प्रतीत होता है। यानी कि यायावर जो शब्द है वो थोड़ा सा उटपटांग सा शब्द है ना। और साथ ही साथ इसका मतलब होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ का मतलब जो जिनका स्थायी कोई ठिकाना ना हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इस तरीके से जो चेंज होते रहे, ठीक है, उन्हीं को कहते थे यायावर। आगे समझते हैं मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की पद्धति क्या थी। देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन में इजीली पूछा जाता है। तो मंगोलों के सैनिक प्रबंधन पद्धति क्या थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, तो इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मंगोल सेनाओं में प्रत्येक सदस्य स्वस्थ होता था, वयस्क होता था यानी कि जवान होता था, और हथियारबंद घुड़सवार, यानी कि हथियार उनके ऐसे घुड़सवार होते थे जिनके पास हथियार लगा हुआ रहता था, हथियार उनके पास होता था। आपने देखा होगा, अगर आप महाभारत और ये सब चीज आपने देखा होगा तो उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि लोग कुछ सेनाएं ऐसी होती थी जो घोड़ों के माध्यम से लड़ाई करती थी, घोड़ों पे बैठ के लड़े। बाहुबली आपने देखा होगा, बाहुबली में क्या होता है, जो मेन बाहुबली का किरदार प्रभास जो निभा रहे थे, उनके हाथों में आपने देखा होगा कि तलवार रहता था और उस तरीके से मारते थे, है ना, इस तरीके से चीजें, ठीक है। आगे मंगोलों ने 13वीं और 14वीं शताब्दी में अपनी तेज रोशनी वाली घुड़सवार सेना और उत्कृष्ट यानी कि बढ़िया धनुर्धरों की बदौलत एशिया के बड़े बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त किया। यानी कि मंगोलों का अगर मैं सैनिक की बात करूं, सैनिक सेना बहुत सैनिक बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, वयस्क स्वस्थ हर चीज प्रकार से थे, और जो वो लड़ते थे तो जाहिर सी बात है जीतते ही जीतते थे। इसके साथ साथ उनकी सेना में विभिन्न प्रकार की जातियां थी, और जिसमें तुर्की और कैराइट लोग भी शामिल थे।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मंगोल लोगों ने, मंगोल में जो सैनिक जो चंगेज खान था, चंगेज खान ने अपने लोगों को किस तरीके से डिवाइड कर रखा था, ऐसे मतलब दशमलव की पद्धति में, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, आप देखोगे ना तो इस तरीके से 10 के हिसाब से इन्होंने अपने डिवाइड कर रखा था। ठीक है, तो इसी को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर रखा था और सबसे बड़ी इकाई 10,000 सैनिकों की थी। ठीक है, तो इस हिसाब से उसने अपने लोगों को, अपनी सेनाओं को अलग अलग कर रखा था। आप ये समझ सकते हो कि एक नियम, एक प्लानिंग करना, इस तरीके से चंगेज खान अपने सेनाओं को अच्छा करता था ताकि लड़ाई जब हो तो वो जीते। अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाई जाती है युद्धों की, तो इस हिसाब से करता था। आगे समझते हैं, चंगेज खान एक महान शासक था, इसके क्या कारण थे? तो बहुत सारे कारण थे, क्योंकि इसने अपने समाज में बहुत सारी चीजें लागू कर रखी थी। तो इसके कारण निम्नलिखित हैं, आपको सेम ऐसे ही लिखना है, ये ब्लैक पेन से लिखकर इसको अंडरलाइन कर देना, एंड देन ये सारे पॉइंट आपको लिख देने हैं। जैसे सबसे पहले इसने अपने मंगोलों को, जितने भी लोग थे मंगोलों को, उनको संगठित किया, एकत्रित किया, साथ ही साथ कबीलाई लड़ाई लड़ी और साथ ही साथ चीनी शोषण से मुक्ति दिलाई, यानी कि चीन वाले जो शोषण कर रहे थे तो उससे मुक्ति दिलाया। साथ ही साथ चंगेज खान के द्वारा विशाल सेना का संगठन किया गया था, बड़ी बड़ी सेनाएं तैयार की गई थी। फुर्तीली हरकारा पद्धत थी। हरकारा पद्धत अभी मैंने बताया कि सूचनाओं को इधर से उधर ले जाने के लिए इनके पास विभिन्न प्रकार के घोड़े हुआ करते थे, जो कि सूचना को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा करते थे, जिसके कारण सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी और जल्दी से पहुंचाया जाता था। चंगेज खान ने व्यापार के रास्तों का निर्माण किया था तथा बाजारों को पुनर्स्थापित किया था, यानी कि दोबारा से स्थापित किया था। बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक समाज का निर्माण किया था, जो चंगेज खान को एक महान शासक के रूप में प्रदर्शित करता है, यानी कि बनाता है। और साथ ही साथ इसने पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना किया था, यानी कि एशिया, तो एशिया यूरोप के एरिया को भी इसने जीत रखा था, तो इसी को पार महाद्वीप कहते हैं। तो इस तरीके से जीत रखा था। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, चंगेज खान की हरकारा पद्धति क्या थी, इसकी विशेषताएं लिखे। तो हरकारा पद्धति थी, अभी मैंने आपको बताया, सूचनाओं को इधर से उधर तक ले जाने के लिए होता था। तो अपने राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखने के लिए फुर्तीली हरकारा पद्धति अपनाई गई थी। अपेक्षाकृत दूरी पर नियमित चौकियों में स्वस्थ बलवान घोड़े हुआ करते थे, घुड़सवार संदेशवाहक तैनात हुआ करते थे। यानी कि इसके लिए क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक सूचना भेजना है, तो छोटे छोटे दूरी पे ये क्या करते थे, घोड़े को निर्मित मतलब स्थापित कर देते थे, मतलब वहां पे रख देते थे। यहाँ से एक व्यक्ति सूचना को लेगा और घोड़े के द्वारा बहुत तेजी से दौड़कर यहाँ तक पहुंचेगा और इस घोड़े को देगा, और उस घोड़े पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो घोड़े को बहुत तेजी से दौड़ाकर यहाँ पे भेजेगा, और इस तरीके से बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह तक फैल जाता था, मतलब सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, और इसके लिए मंगोल अपने घोड़े या फिर अन्य पशुओं का 10वां जो हिस्सा देते थे, इसको कुबकुर कहते थे। ठीक है, तो वही वाली चीजें हैं जो कि हम स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, तो वही है। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मंगोल की सामाजिक स्थिति का उल्लेख कीजिए, यानी कि समाज किस तरीके से था। तो समाज की अगर मैं बात करूं तो पशुपालक और शिकारी संग्राहक था, जो कि मैं सबसे पहले आपको दूसरे एमसीक्यू में ही आपको मैंने बताया था कि मंगोलों का जो समाज था वो पशुपालक था और शिकारी संग्राहक था। इसके साथ साथ मंगोलों का जो समाज था वो विविध था। विविध मतलब होता है बहुत सारी वैरायटी के लोग रहा करते थे वहां पे, बहुजातीय बहुसांस्कृतिक लोग रहा करते थे, यानी कि सबको मंगोलों ने एकत्रित किया था। आगे, पशुपालन समाज घोड़े, भेड़, बकरी और ऊँटों को पालते थे। पशुपालक मध्य एशिया की घास के मैदानों में रहते थे, वही स्टेपी घासों के मैदानों में, और वहां पे शिकार भी क्या करते थे। इसके साथ साथ शिकारी संग्राहक साइबेरिया वनों में भी रहा करते थे और पशुओं की तुलना में वो गरीब हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि कहा जाए तो जो शिकारी संग्राहक थे, यानी शिकारी जो आखेटक जिसको कह सकते हो आप, तो वो जो थे वो पशुपालकों की तुलना में गरीब थे, यानी कि पशुपालक अमीर हुआ करते थे, शिकारी संग्राहक गरीब हुआ करते थे। चारण क्षेत्रों में, चारण का मतलब होता है चरने वाले क्षेत्रों में, चारण क्षेत्रों में साल के कुछ अवधि में कृषि करना संभव हो गया था। परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। ठीक है, और वो आत्मरक्षा आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों के परिसंघ बना लेते थे, यानी कि परिवारों को इकट्ठा कर लेते थे, एकत्रित कर लेते थे ताकि दूसरा कोई आक्रमण ना करे। वे लोग पशुधन के लिए लूटमार भी करते थे, चारागाह के लिए लड़ाई इत्यादि भी करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से मंगोलों का जो सामाजिक स्थिति थी कुछ इस प्रकार थी।
आगे समझते हैं चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन और उसकी सफलता के क्या कारण थे। तो सैनिक उपलब्धियों का अगर मैं वर्णन करूँ तो पहला है कुशल घुड़सवार उनमें सेना हुआ करती थी। आप इसके बारे में देखो बना के अपने हिसाब से लिख सकते हो थे कि चंगेज खान के पास कुशल घुड़सवार सेना थी, बलवान घोड़ा थी और इस तरीके से जब वो लड़ा करते थे तो युद्धों को आसानी से जीत लेते थे। जो भी उस घोड़े पे बैठकर लड़ाई करता था तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था और देखते ही देखते शत्रुओं को परास्त कर देते थे। इस तरीके से आप बना बना की चीजें लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो किसी को क्या पता है कि किस तरीके की चीजें थी, आप जो फिल्मों में देखते हो उसी हिसाब से आइडिया लगाया जाता है। देखिए चीजों को प्रेजेंट करना एक प्रकार की कला होती है। हर व्यक्ति क्या करता है, एक बार पढ़ता है और चीजों को खुद सोचता है कि हाँ इस तरीके की चीजें हुई थी, देन उसको अपने हिसाब से लिख देता था। तीर अंदाजे का अद्भुत कौशल। अब देखो इन चीजों को देखकर ना आपको कोई फिल्म याद आनी चाहिए। जैसे मान लो बाहुबली में आपने देखा होगा कि तीर भल्लाल जो सबसे पहले तीर ही छुड़वाता है। तो तीर से क्या होता है, दूर शत्रु बहुत दूर से आ रहा है लेकिन तीर के माध्यम से दूर से ही शत्रुओं को मारा जा सकता है ना। आपने देखा रामायण में भी तीर से मारा जाता है, महाभारत में भी तीर से मारा जाता है। तो तीर अंदाजी की कौशल आप इसमें आप भी बना के लिख सकते हो कि तीर अंदाजी काफी अच्छी थी चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों में, और इसके साथ साथ वो दूर से ही अपने शत्रुओं को मार देते थे, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये लिख सकते हो। आगे मौसमों की जानकारी होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लड़ाई करने जा रहे हो और मौसम का आपको ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको परास्त किया जा सकता है। मौसम का अगर आपके पास ज्ञान है कि हाँ कब धूप हो रही है, कब वहाँ पे क्या होने वाला है, कब बारिश होने वाली है, कब वायु परिवर्तन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। घेराबंदी, घेराबंदी बेसिकली एक तरीके से समझ लो चक्रव्यूह रचना, है ना। आपने देखा महाभारत में अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह रचा गया था और अभिमन्यु को मार दिया गया। तो चक्रव्यूह रचना करके किसी को परास्त करना आसान हो जाता है, ठीक है। नेप्ता बमबारी, नेप्ता बमबारी एक प्रकार का जैसे आपने देखा बहुत सारी फिल्मों में क्या होता है कि घासलेट होता है, यानी कि मिट्टी के तेल को एक छोटी छोटी शीशियों में डालकर उसमें आग लगाकर फेंक दी जाती है, और जैसे ही जहाँ पे जैसे ही फेंकते फेंकते हैं वो शीशा टूट जाता है और उसमें जो तेल है लिक्विड है वो बहुत तेजी से फैलता है और साथ ही साथ आग लग जाती है। तो ऐसे ही कुछ नेप्ता बमबारी वहां पे थी, और एक तरीके से लिक्विड होता था जिसको इस तरीके से उठा के फेंका जाता था ताकि देखते ही देखते शत्रुओं में आग लग जाए, है ना। और इसके अलावा हल्के चल उपकरण भी हुआ करते थे। चल उपकरण का मतलब होता है चलते फिरते मतलब उपकरण, जैसे आप समझ लो कि घोड़ों पे बैठ के मार रहे हैं चीजों को, है ना। तो इस तरीके की चीजें भी हुआ करती थी। इसके अलावा आपने देखा ये जो मूवी आई थी बाहुबली मूवी आई थी, तो उसमें भल्लाल जो जिस रथ पे बैठता था वो क्या था, चल उपकरण था ना। उसके रथों में भी चक्र फिट था, और कोई आता था, शत्रु आता था तो सैनिक आता था तो चक्र ही उसको काट देता था, है ना, घोड़ों के आगे जो लगा हुआ था। तो इस तरीके से क्या होता था, हल्के चल उपकरणों के द्वारा भी चंगेज खान जीत जाता था। तो ये कुछ एडवांटेज है चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों में। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यास क्या है। यास एक प्रकार की विधि संहिता है जिसको हमें समझना है, और इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए थे और इसके महत्व अलग प्रकार के हैं। तो सबसे पहले समझिए, यास इसको यसाक भी कहा जाता था, एक प्रकार की नियम संहिता है जिसको 1206 में कुरलताई में लागू किया गया था। जैसे अगर आपको महान नायक घोषित कर दिया जाए तो आप अपने हिसाब से नियम बनाओगे ना, तो इसी हिसाब से। तो चंगेज खान ने इस चीज को प्रस्तुत किया था, और इसका अर्थ जो होता है विधि, अज्ञाप्ति और आदेश, इन चीजों को याद करके रखिए। 3 पॉइंट तो जरूर याद करना है, ठीक है। इसको बनाने वाली चीज नहीं है, इन 3 पॉइंटों को जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आखेट सैन्य डाक प्रणाली की संगठन के नियमन बनाए गए, जिससे जैसे कि हरतारा पद्धति बनाई गई, और इसके अर्थों में धीरे धीरे चेंजेस आते चले गए, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहले चीज 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन किया गया, और इस उनके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन किया गया, और साथ ही साथ संख्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो मंगोलों की संख्या कम थी, यानी कि मंगोल में जो नायक थे, जो रूल किया करते थे, उनकी संख्या कम थी। हालांकि लोग बहुत सारे थे, लेकिन जो रूल करने वाले थे, जो शासन करने वाले लोग थे, उनकी संख्या कम थी, ठीक है। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियमों का आविष्कार का दावा किया गया, और यास को बेसिकली चंगेज खान कहता था कि ये हमारे पूर्वज का है। तो यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कर कर प्रजा पर लागू किया गया था, ठीक है।
तो इस तरीके से। और यास के महत्व की अगर मैं बात करूं तो यास में समान आस्था रखने वाले लोगों को संयुक्त किया गया था, यानी कि एकत्रित किया गया था। जो भी व्यक्ति यास में विधि संहिता में आस्था रखता था तो उसको एकत्रित किया गया था। चंगेज और उसके वंशजों की मंगोलों से निकटता की स्वीकृति, यानी कि चंगेज खान से धीरे धीरे लगाव होने लगा और यास से वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार, यानी कि यास जो विधि है इसके द्वारा, क्योंकि उसमें इस तरीके का सिस्टम बनाया गया था कि कोई भी उसको जब पढ़ेगा ना तो उनको वंशजों की कबीलताई पहचान जरूर होगी। साथ ही साथ पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास, यानी कि जो भी लोग पराजित हो जाते थे उन पे यास के द्वारा ही नियम लागू किया जाता था। इसके अलावा यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था, यानी कि चंगेज खान ने इस चीज का निर्माण किया था अपने कल्पना शक्ति के द्वारा और विश्व व्याप्ति मंगोल राज्य की संरचना में इससे काफी सहायता हुई और मंगोल इन्हीं के द्वारा अपनी चीजों को और विस्तृत करते चले गए। ठीक है, आगे समझ लगते हैं मंगोल साम्राज्य के पतन के कारण कौन कौन से थे। तो मंगोल साम्राज्य के अगर मैं पतनों की बात करूं तो सबसे पहली चीज तो इनकी संख्या कम थी, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया, और ये प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे, मतलब उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे होने चाहिए थे। इसके साथ साथ आपसी विरोध और अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता से मिलाना। मंगोलों का एक पराजित होने का एक और कारण था, यानी कि सभ्यता का पतन होने का एक और कारण था। जैसे जैसे समय बीतता गया इन्होंने अपनी सभ्यता को विभिन्न देशों की सभ्यता से मिलाना शुरू कर दिया, और जब विभिन्न देशों की सभ्यता से आप मिलाओगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी सभ्यता आप अपनाने लगोगे और अपनी सभ्यता को भूल जाओगे। ठीक है, मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया गया और धीरे धीरे करते करते मंगोलों की संख्या कम होती चली गई और इस तरीके से मंगोल टूटते चले गए। अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है या 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चंगेज खान कौन था? चंगेज खान मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, चंगेज खान का जो जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था। बचपन का नाम इनका तेमुजिन था। आगे चल के 1206 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जमुका और नेमन को पराजित कर दिया था और इसके साथ साथ सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गए थे। और मंगोल कबीले के सरदारों की जो एक सभा थी जिसको कुरलताई के नाम से जाना जाता था, इस सभा में ही जमुका और नेमन को पराजित करने के बाद इनको समुद्र खान की उपाधि मिल गई और सार्वभौम शासक की उपाधि देने के साथ साथ इनको महान नायक घोषित कर दिया गया था। तो चंगेज खान के बारे में कुछ ये डिटेल है। एंड देन अब हम समझते हैं कि इनका विश्व इतिहास में क्या रोल रहा है। तो चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में काफी बड़ा स्थान है, जैसे कि एक महान नायक के रूप में चंगेज खान को जाना जाता है और इसने मंगोलों को संगठित किया। चीनियों के द्वारा शोषित किए गए जगहों को इसने मुक्ति दिलाया, है ना, यानी कि चीनियों से मुक्ति दिलाया और पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना की, यानी कितने बड़े साम्राज्य की स्थापना की जो कि यूरोप में फैला था और साथ ही साथ एशिया में तो था ही, मतलब यूरोप में, पूरा यूरोप नहीं लेकिन यूरोप के कुछ हिस्सों को इसमें वो कर लिया गया था। व्यापार के रास्ते बाजारों को पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा इनका जो शासन था वो बहुजातीय बहुभाषी धार्मिक था, यानी कि इनके समाज में बहुत सारे धर्मों के जो लोग थे ना, बहुत सारे धर्मों के लोग थे जो इनके समाज में रहा करते थे, सबको एकत्रित करके सबको एक करके रखा हुआ था चंगेज खान। इसके साथ साथ अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। चंगेज खान एक राष्ट्र नायक के रूप में वो हो गया था और आज भी मंगोलों को अगर याद रखा जाता है तो कहीं ना कहीं चंगेज खान की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है और इसके अलावा आराध्य व्यक्ति के रूप में चंगेज खान को माना जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसमें 3rd चैप्टर ओवर हो जाता है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज आपको समझ में भी आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों में शेयर इसको कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से इजीली नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।